Hello everyone and welcome to my YouTube channel Hello. Today we are going to explore an important topic of English literature, the age of sensibility that begins in 1745 and goes up to 1785. This was a remarkable period that bridges the gap between the classical age of Pope and the romantic movement of Wordsworth and Coleridge. We'll look at its historical background, the key writers, their famous works, and the main features of this age. And I'll also explain why it is often called the Age of Johnson and how it prepared the ground for Romanticism. So stay with me till the end of this video because these notes will be very useful not only for the students but also for those preparing for competitive exams in English literature. Let's get started. This is Age of Sensibility. First we are going to read introduction. तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं द पीरियड आफ्टर अलेक्जेंडर पॉप्स डेथ एंड बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, और ये कब तक चलता है 1798 तक लगभग. वैसे यहाँ पर 1785 दिया गया है. 1785 से लेकर के 1798 तक जो बीच का पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल पीरियड. उसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको एज ऑफ सेंसिबिलिटी की क्वालिटीज़ भी दिखाई पड़ती हैं और रोमांटिक रिवाइवल पीरियड की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी दिखाई पड़ती हैं. तो दिस एज इज़ जनरली कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी. इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज द एज ऑफ जॉनसन. एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है बिकॉज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन was the dominant literary authority of the time. सबसे डोमिनेंट जो ऑथर था इस टाइम का वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है. इसलिए एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एज इज मार्क्ड बाय शिफ्ट फ्रॉम द रिजिड फॉर्मेलिटी एंड सटायर ऑफ द ऑगस्टन एज ऑफ पॉप एंड स्विफ्ट टुवर्ड्स द इमोशन, रिफ्लेक्शन, सिंपैथी एंड ओरिजिनल जीनियस. तो आप कह सकते हैं एक तरीके से ये भी एक ट्रांजिशनल पीरियड ही है. अभी हम देख रहे थे इससे पहले जो आपका पीरियड चल रहा था ऑगस्टन एज का, जो क्लासिसिज्म है जिसमें पॉप थे, स्विफ्ट थे, जिसको एज ऑफ पॉप भी कहा जा रहा था. तो वो जो क्लासिसिज्म है, वो जो फॉर्मेलिटी है उस टाइम की, वो डिके हो रही थी और जो राइटर्स हैं वो इमोशन, रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे. मतलब यहाँ पर रोमांटिक रिवाइवल के सीड आ रहे थे. तो इट इज़ अ ट्रांजिशनल एज ब्रिजिंग न्यू क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म. तो अगर ये देखा जाए तो भाई न्यू क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के बीच ये ब्रिज का काम करता है, दोनों को जोड़ता है. ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं पहले. इन्वेंशंस लाइक जॉन केज फ्लाइंग शटल, बहुत सारे इन्वेंशंस हो गए थे यहाँ पर. जेम्स हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी और जेम्स वाट का जो स्टीम इंजन है वो भी आ गया था 1769 में. तो इसके बाद तो एकदम साइंस के क्षेत्र में रेवोल्यूशन हो गया, आप जान ही रहे हैं. तो एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अब चूँकि इंजन बन गया था तो फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो गया था. इंडस्ट्रियल टाउन्स अपीयर्ड. धीरे धीरे औद्योगिक नगर बसने लगे जहाँ पर सारे लोग जाकर के अपनी इंडस्ट्री लगाते थे. आल्टरिंग द सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का जो सोशल लाइफ था, इकोनॉमिक लाइफ था, वो चेंज हो रहा था. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन देखते हैं. अब चूँकि साइंस के क्षेत्र में वर्क हो रहा है तो फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी हुआ. क्या हुआ? इम्प्रूव्ड फार्मिंग मेथड्स एंड इंक्लोजर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बट डिस्प्लेस्ड मैनी स्मॉल फार्मर्स. छोटे छोटे किसान जो हैं वो अपना काम छोड़ दिया, लीडिंग टू रूरल डिपॉपुलेशन एंड माइग्रेशन टू इंडस्ट्रियल टाउन्स. गांव छोड़ करके इंडस्ट्रियल टाउन्स में लोग जाने लगे. पॉलिटिकल एंड कॉलोनियल इवेंट्स देखते हैं इस एज में, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में क्या हुआ. तो द बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा आपने 1757, मार्क्ड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया.
ब्रिटिश जो है उन्होंने प्लासी के युद्ध 1757 के बाद इंडिया में आकर के अपना जो है फाउंडेशन बना लिया। ब्रिटिश लॉस्ट ऑल इट्स अमेरिकन कॉलोनीज़, लेकिन इसके साथ ही 1776 में अमेरिका में जो इनका बोलबाला था, कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर इन्होंने अपना पावर खो दिया। आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वहाँ पर एक युद्ध हुआ था अमेरिकन वॉर 1776 में, वहाँ से इनका कब्जा चला गया हाथ से, लेकिन इंडिया में आकर के बस गए अंग्रेज़। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस एज का। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए 1789 टू 1799, है ना। इसी बीच जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी लिखना शुरू किया था। तो इस एज ने इंस्पायर्ड बाय वोल्टेयर एंड जीन जैकस रूसो, वोल्टेयर और जो रूसो था इनके द्वारा ये इंस्पायर किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन था। एम्फसाइज्ड फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट्स, इनका मानना था कि भाई इंडिविजुअल राइट्स को वैल्यू दी जानी चाहिए, उनको पावर दिया जाना चाहिए, लोग स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी स्टार्टिंग इसी एज में है। इट्स स्लोगन वाज, फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन तो आपको पता ही होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसी पर काम हो रहा था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। द रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश राइटर्स, इस जो फ्रांस की रेवोल्यूशन थी वहाँ की जो थीम थी, जो सोच थी, वो इंग्लैंड में भी जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, उनको प्रभावित कर रही थी। जनरेटिंग सिंपैथी फॉर द ऑप्रेस्ड एंड क्रिटिसिज्म एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, तो जो ऑप्रेस्ड थे, जिनको दबाया जा रहा था, उनके प्रति लोगों के अंदर सिंपैथी, सहानुभूति आ रही थी। और जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज था, जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, उनको जो विशेषाधिकार था, उसको लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिए थे। अब देखते हैं इस एज में एक ये इम्पॉर्टेंट क्लब, लिटरेरी क्लब, जो 1764 में फाउंड हुआ था। इसके फाउंडर अभी आपको बताया था डोमिनेंट फिगर हैं डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो इन्होंने एक अपना लिटरेरी क्लब बनाया था डॉक्टर जॉनसन ने। इट्स मेंबर्स इंक्लूडेड, इसके मेंबर कई बार पूछ लिए जाते हैं कौन इसका मेंबर था कौन नहीं था। तो इसके मेंबर्स में एडमंड वर्क, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडवर्ड गिब्बन और जोशुआ रेनॉल्ड्स। तो ये आप एक एक नाम, वर्क, गोल्डस्मिथ, गिब्बन, रेनॉल्ड, इनके इस लिटरेरी क्लब के जो है मेंबर थे। इट बिकेम सेंट्रल हब ऑफ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल डिस्कशन इन लंदन। लंदन में ये जो लिटरेरी और जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते थे उसका ये सेंट्रल हब बन गया था, यहाँ पर आकर के लोग चर्चा करते थे। इधर देखते हैं राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड रीडिंग पब्लिक। मिडिल क्लास ऊपर उठ रहा था, लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। अब लोगों के पास ड्रामा आदि देखने का ज़्यादा समय नहीं था, है ना, तो इसलिए इसी एज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नॉवेल भी पॉपुलर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इधर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था एंड कॉमर्स क्रिएटेड लिटरेट मिडिल क्लास, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स एंड एसेज बिकेम पॉपुलर। इस एज में न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल, एसे ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स देखते हैं। सैमुअल रिचर्डसन, इंपॉर्टेंट राइटर इस एज का रिचर्डसन है। वर्क है इनका क्लैरिशा, इसका सेकेंड नाम जो है क्लैरिशा का वो है द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, है ना, कई बार इसको भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इधर चार्ल्स ग्रैंडिशन, हिज नॉवेल्स एम्फेसाइज्ड मोरालिटी, वर्चू एंड सेंटिमेंट। इसने मोरालिटी, वर्चू और सेंटिमेंट पर अपने नॉवेल्स लिखे हैं ग्रैंडिसन ने। रिचर्डसन का क्लैरिशा, सेकेंड नेम हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, ये आपको याद रखना है। हेनरी फील्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, पढ़ा होगा आपने। इसका सेकेंड नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है भाई, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकेंड नेम है ए फाउंडलिंग, इंपॉर्टेंट है, 1749। अमीलिया 1751। अब आगे देखते हैं। हिज वर्क्स कंबाइंड ह्यूमर, रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म, ठीक है।
ये इंग्लिश नावल का पॉइनियर माना जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755, है ना, याद रखना ये डेट इम्पोर्टेंट है। तो इनका डिक्शनरी भी आ गया था भाई। द हिस्ट्री ऑफ रसलास, प्रिंस ऑफ अविशीनिया, ये इनके वर्क हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क आपको याद रखना है वो है प्रीफेस ऑफ टू शेक्सपियर 1765, इम्पोर्टेंट है ना, डॉक्टर सैमुअल ने लिखा था। और सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, या लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स के नाम से भी जानते हैं, 1779 to 1781। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, किसका वर्क है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, जिसमें इन्होंने इंग्लिश के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमिनेंट पोएट्स हैं उन सब के बारे में उनकी बायोग्राफी जो है वो लिखी है। तो जॉनसन्स राइटिंग्स सेट स्टैंडर्ड्स इन क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिकल वर्क्स है। लेक्सिकोग्राफी मतलब डिक्शनरी इन्होंने लिखी है, एंड मॉरल प्रोज के बारे में लिखा है। इधर थॉमस ग्रे, ये चूँकि इनको दोनों में रखा जाता है भाई, ये ट्रांजिशनल पीरियड के राइटर हैं, 1716 से 1771 तक चले हैं। एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, है ना, 1751 में इनका वर्क आया था। तो ग्रे इज सेंट्रल टू द ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, तो उस समय जो ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री है ना, ग्रेव में जाकर के उसके संबंध में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बारे में लिखना, तो सेंट्रल फिगर इनकी पोइट्री को ग्रेव यार्ड पोइट्री माना जाता है। तो ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, और भी राइटर्स थे इसलिए स्कूल ऑफ पोइट्री कहा जाता है, तो उसके सेंट्रल फिगर थे। एम्फेसाइजिंग मेलंकली, मोरालिटी एंड रिफ्लेक्शन, मेलंकली, मोरालिटी और रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इनकी पोइट्री में। इधर आपके हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ 1728 to 1774, वर्क है इनका सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द विकार ऑफ वीकफील्ड। गोल्डस्मिथ का मोस्ट फेमस 1766 इंपॉर्टेंट वर्क है, डेट कभी भी पूछी जा सकती है। और इनका प्ले जो है शी स्टूप्स टू कंकर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है ना। हिज वर्क्स कंबाइन सेंटिमेंट, ह्यूमर, सोशल क्रिटिसिज्म। तो आप देख रहे हैं क्लासिसिज्म से लोग सेंटिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ह्यूमर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंपैथी के बारे में लिख रहे हैं, इमोशंस को बढ़ावा यहीं से शुरू हो गया था। एडवेंट वर्क इनका स्पीच ऑफ अमेरिकन टैक्सेशन वर्क है, स्पीच ऑन कॉन्सिलिएशन विद अमेरिका, स्पीच ऑन मिस्टर फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल, ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं। और रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरेटर, पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द टाइम। तो वर्क जो है पॉलिटिकल थिंकर भी था, ओरेटर भी, अच्छा वक्ता भी था ये। एडवर्ड गिब्बन देखते हैं भाई, ये सारे जो है डॉक्टर जॉनसन्स का जो क्लब है उसी के मेंबर हैं। गिब्बन, द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ए मोन्यूमेंटल हिस्टोरिकल वर्क है, एडमायर्ड फॉर इट्स स्टाइल एंड स्कॉलरशिप, ये अपनी स्टाइल और विद्वता के लिए फेमस है। लिटरेरी मेन फीचर्स देख लेते हैं, मेन लिटरेरी फीचर्स। तो आपको पता है डिक्लाइन ऑफ रेस्टोरेशन स्पिरिट, जो रेस्टोरेशन की स्पिरिट थी वो डिक्लाइन हो रही थी यहीं पर, है ना। तो मतलब क्या डिक्लाइन हो रहा था? द विट, सटायर, आर्टिफिशियलिटी ऑफ रेस्टोरेशन जा रही थी, एंड ऑगस्टन एज फेडेड, ऑगस्टन एज का जो ये सारी चीज़ें थी ये फेड हो रही थी भाई, है ना। और चेंज इन पोएटिक टेस्ट में चेंज आ रहा था। हीरोइक कपलेट डिक्लाइंड, हीरोइक कपलेट सबसे ज़्यादा जो अलेक्जेंडर पॉप आदि ने यूज़ करी है उसमें भी कमी आ रही थी। तो लिरिक पोइट्री एंड बैलेट्स रिवाइव्ड, है ना, लिरिक पोइट्री और बैलेट। तो लिरिक पोइट्री सबसे ज़्यादा जो शेक्सपियरन एज में लिखी जा रही थी, और इधर बैलेट्स भी स्टार्ट हो गए थे, है ना, ये रिवाइव हो गए थे, इनको ज़्यादा लिखा जा रहा था। द पिंडोरिक ओड बिकेम पॉपुलर, इस पीरियड में पिंडोरिक ओड बहुत ज़्यादा लिखा गया, ये पॉपुलर हुआ। प्री रोमांटिक पोइट्री देखते हैं, इसको आप प्री रोमांटिक पोइट्री भी मान सकते हैं, इस एज में जो लिखी गई। रोमांटिसिज्म के बहुत सारे आपको वो मिलेंगे फीचर्स, है ना। एम्फेसिस ऑन मेलंकली, सॉलिट्यूड, नेचर, रिफ्लेक्शन, है ना। ग्रे और कॉपर ये राइटर्स हैं, इनकी पोइट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको मेलंकली, सॉलिट्यूड, नेचर और रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये सारे फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा रोमांटिक रिवाइवल में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस समय की पोइट्री को आप सॉरी प्री रोमांटिक पोइट्री कह सकते हैं, है ना। तो ये लिखा है फॉर शैडोड रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म
की शैडो आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। राइज ऑफ नॉवेल इसी एज में है। द इंग्लिश नॉवेल टुक अ डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट शेप यहाँ पर मिलती है आपको, है ना, एक सही शेप में आ गया था। जब लोग चूँकि साइंस बढ़ गई, इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, अब लोगों के पास उतना समय नहीं था कि वो पूरे पूरे दिन जाकर के थिएटर में ड्रामा देखें। तो क्या होता था कि थके हारे आए, नॉवेल है, कुछ पेज पढ़े, अगले दिन पढ़े, तो इसलिए इस समय पर नॉवेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। रिचर्डसन एम्फेसाइज्ड मोरालिटी, है ना, रिचर्डसन ने मोरालिटी पर ज़्यादा जोर दिया। फील्डिंग एडेड रियलिज़म, फील्डिंग ने रियलिज़म को जोड़ दिया, ह्यूमर को जोड़ दिया। स्टर्न एक्सपेरिमेंटेड विद नैरेटिव फॉर्म, ट्रिस्ट्राम सैंडी इनका पढ़ेंगे, उसमें नैरेटिव फॉर्म में लिखा गया है। इधर जो स्मॉलेट थे रूट पिकारेस्क नॉवेल, स्मॉलेट ने पिकारेस्क नॉवेल जो है वो भी लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स भी हैं ये रिचर्डसन, फील्डिंग और स्मॉलेट, स्टर्न, ये इनको आप जानते हैं। रिचर्डसन, फील्डिंग, स्टर्न और स्मॉलेट। चेंज कलर से मैं लिख देता हूँ, याद कर लीजिए, कहीं भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। इधर रिचर्डसन नंबर 1, हेनरी फील्डिंग नंबर 2, स्टर्न इलियट नंबर 3 और स्मॉलेट नंबर 4। इनको क्या बोला जाता है भाई? 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल, है ना। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्रोज। इधर प्रोज का भी ग्रोथ हो रहा था, इंटेलेक्चुअल प्रोज, एसेज फ्लोरिस्ट, इसमें डॉक्टर जॉनसन, वर्क, गिब्बन, इनके क्लब के जो लोग थे, ये सारे लोग मिलकर के प्रोज लिख रहे थे। थीम्स इन क्रिटिकल वर्क भी लिखे हैं ना। तो थीम्स इन पोएट्री, पोएट्री की यहाँ पर थीम आपको क्या देखने की मिलती है? फ्रॉम प्योरली सोशल सटायर, थीम्स शिफ्टेड टू मोरालिटी। अभी तक सटायर इससे पहले चल रहा था हाई क्लास के लिए, लेकिन अब यहाँ पर मोरालिटी आ गई थी। आइसोलेशन, सिंपथी एंड मोरल रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसको प्री रोमांटिक पोइट्री भी बोला जाता है। तो रोमांटिक रिवाइवल के फीचर्स जो हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। अर्ली साइंस ऑफ रोमांटिसिज्म, फोकस ऑन इमेजिनेशन, यहाँ पर इमेजिनेशन का फोकस हो रहा था, इंडिविजुअलिटी पर फोकस हो रहा था, इमोशनल डेप्थ पर फोकस हो रहा था। तो इसलिए रोमांटिसिज्म के साइन आपको देखने को यहाँ की पोइट्री में मिल जाती है। राइज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अभी देखा ही आपने जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर, लाइव्स ऑफ द पोएट्स, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं ये कैसे हैं? लिटरेरी क्रिटिसिज्म के वर्क हैं। तो यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के भी की नींव अच्छे से रखी जा चुकी थी। इस एज का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लोग देख लेते हैं। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी इज़ ट्रांजिशनल एज, बताया मैंने, ये ट्रांजिशनल एज है। क्लासिसिज्म से मतलब ऑगस्टन एज से न्यू क्लासिसिज्म से जो है ये चेंज हो रहा है रोमांटिसिज्म की तरफ। तो ये ट्रांजिशनल एज है, किसके बीच? ऑगस्टन, न्यू क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के बीच ट्रांजिशनल है ना, एक ब्रिज का काम करता है। इट रिफ्लेक्ट्स सोशल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल चेंजेस ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड। लिटरेचर शोड ग्रेटर कंसर्न फॉर ह्यूमन इमोशन, है ना, इसको बार बार हम लोग देख चुके हैं। ह्यूमन इमोशन दिखाई पड़ता है, मोरालिटी दिखाई पड़ने लगी है और नेचर के बारे में दिखाई पड़ने लगा था इस एज में। द एज प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर रोमांटिक राइटर्स, इसी एज ने रोमांटिक राइटर्स के लिए पूरा ग्राउंड बना के नींव बना दी थी। लाइक वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज whose lyrical ballad 1798 marked the official beginning of the romantic age, क्योंकि इसी एज के बाद 1798 में जब कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स आती है, यहीं से ये ऑफिशियल बिगिनिंग रोमांटिक एज की मानी जाती है। लेकिन उसका ग्राउंड जो है उसी बैक एज में ही बन गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ like, share and subscribe my channel so that you could be able to find my next videos. Thank you very much.